हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर जोन इफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। लोग पहले जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग टॉपिक को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्या क्या पढ़े और क्या क्या बाकी है। तो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर था जो इसमें से ग्रेविटेशन टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन ये भी पढ़ चुके हैं। जी का मान निकालने सीख गए। मास और वेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेट ऑफ एन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, उसके बाद क्रस्टल प्रेशर एंड फ्लूइड और रिलेशन डेंसिटी। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा मैं बोल दूं कि पिछले वीडियो का जो टॉपिक था वो कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि उसमें टॉपिक ज़्यादा हम लोग कवर किए थे। तो हफ्ते में लगभग 3 क्लास होती है, तो थोड़ा बहुत तो लंबा वीडियो जाएगा। तो इनमें से कोई तो ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ याद दिला दें कि मैंने पिछले वीडियोज़ में जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग मून की बात कर रहे थे। तो एक सवाल है कि अगर मून में हम लोग का वेट क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान का वेट अर्थ में अगर 60 kg है, तो उसका मून में उसका क्या वेट होगा? आपको पता है? नहीं पता है? क्या पता मून में ग्रेविटेशन कैसे चलता होगा? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी वेट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट के बारे में बताते हैं। कहाँ पर? मून में। ठीक है, तो यहाँ लिखे हुए हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अ फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। यानी जिस तरह पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, उस तरह मून का भी अपना एक ग्रेविटेशन होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और मून में जो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है या फिर फोर्स होता है, with the load of the attractions on the object। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना तो the force with which the moon attract the object, मतलब कह रहा है कि फोर्स, मून में जो फोर्स का अट्रैक्शन होगा वो वहाँ पर भी फोर्स, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून about 1/6 that the earth, यानी 1/6 भाग जो है अर्थ से ज़्यादा मून में ये है, क्या कहता है? ग्रेविटेशन है, यानी ये कम ग्रेविटेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पार्टिकुलर इंसान है जिसका वेट है अर्थ में 60 kg, कोई भी है, तो उसका सीधे अर्थ में उसका पता है कितना ग्रेविटेशन फोर्स ये होगा? मून में कितना होगा? उसका मून में हो जाएगा 6 kg। ठीक है, अब सोचिए 1 कुंटल का लगभग 1 कुंटल यानी 100 kg का कोई सामान लग जा रहा है इसमें मून में, और उसका सिर्फ वजन कितना हो रहा है? लगभग 17 kg। तो भाई कैसा 16 पॉइंट कुछ होता है, तो 17 kg, तो कितना आसान है ना। तो अब ये होता है या नहीं होता है, चलिए इसको थोड़ा बहुत मतलब हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ का कोशिश करने से पहले हम यहाँ दो चीज़ें, एक अर्थ है और दूसरा मून है। तो अर्थ का मास अलग होगा, मून का मास अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखे हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसका? ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, ये किसकी बात कर रही है? यहाँ अर्थ की, मून की बात कर रही है। ठीक है, मून की बात की जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यानी मून, यहाँ देखो अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ यानी अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, इसमें मून में एम रखें, मान उसको एम से लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ये होगा अर्थ में, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है? डब्ल्यू। ठीक है, इसे इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। वेट ऑफ एन मून का जो ये होगा, क्या कहता है? वेट होगा, क्या होगा? W। इसी तरह मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मास होगा उसको हम
एम ई से लिखिए। मास ऑफ एन मून एम ई, ठीक है। ई कैपिटल एम है और ई छोटा एम है, ठीक है। रेडियस आर ई, ठीक है। और ये हमारा रेडियस इसका आर एम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ दो बॉडी है, एक अर्थ में है और एक मून में है, ठीक है। तो दोनों का मास और दोनों का रेडियस दोनों तो अलग अलग होगा। तो ठीक है, अर्थ में यहाँ लिखे हैं अर्थ और नीचे लिखिए मून। तो अर्थ का मास ही, इसको आप याद कर सकते हैं और याद करना भी चाहिए। इसको ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कहता है, फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का अगर मान दिया हुआ है तो वो एग्जैक्ट मान है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ का मास क्या है, 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। अब अर्थ का रेडियस क्या है, 6.37 इंटू 10⁻6 क्या है, मीटर, ठीक है। यहाँ एम हो गया kg। उसी तरह मून में क्या है, 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। अब इसका जो ये रेडियस क्या है, इसका मून का 1.74 इंटू 10⁻6 kg, ठीक है। तो अब यहाँ एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ चुके थे पहले, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं किसमें, ग्रेविटेशन में, ठीक है। और ये इसी के अनुसार हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ F नहीं है, यहाँ F नहीं है तो क्या है, वेट है, किसका, मून का। वेट इज इक्वल टू जी m कैपिटल M और m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2m है तो हमको सिर्फ इसका काम है, मास का काम है। मून का एक ही मास है और अर्थ का अलग एक ही मास है, एक मास है तो सिर्फ एक मास का हमको काम है, ठीक है। तो इसको सिर्फ पहले इसको फोकस करते हैं, फिर इसके बाद इसको फोकस करें, ठीक है। तो एम ई इज इक्वल टू जी बाई एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला में ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ डब्ल्यू ई जी को जी में रखिए, बाकी ये सबका वैल्यू पुट किए। यहाँ मास का, मून का जो है उसका मास क्या है, मून का मास 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है, 22 kg मीटर। अब यह मीटर, ठीक है, इसको कर दें। बाकी वो इसका रेडियस कितना है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर, स्क्वायर कहाँ से आ गया, ताकि ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, इतना तक, ठीक है। अब यहाँ तो आते हैं दूसरी वाली बात, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, इस पर तो ध्यान ही मत दो, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे तो 7.36 इंटू 10⁻24 kg बाय 1.74 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो इतना है 2.413 इंटू 10⁻10, ठीक है। kg को मीटर में बदले पहले, उसके बाद सबकी। तो बाकी ये जो जी है इसको हम साइड में लिख दें। बाकी यहाँ 2 एक एम था, यहाँ 2 था, 2 से 1 चले गया, 1 एम मुझे 1 एम, ठीक है। इसका ये आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब सेम टू सेम इसको भी वही करना है, W इज इक्वल टू जी बाई एम डैश बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एम ई ओ, ठीक है, आर स्क्वायर। भाई इसका भी अर्थ का जो मास है उसको बैठा है, भाई इसका जो रेडियस है उसको बैठा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। यहाँ तक को क्लियर, डाउट क्लियर है। अभी जी का मान तो यहाँ से था, इसको इधर कर दे, यहाँ मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको इक्वेशन 2 मान ले, इसको इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को ऊपर लिख के बाकी इक्वेशन 2 जैसे भी लिखना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, दोनों को सिर्फ डिवाइड देने से काम है। तो इसका दोनों का वैल्यू बैठा है, दोनों का। अब दोनों का जी का वैल्यू, जी और एम दोनों में है, तो इसको यही हम काट दिए, इसको हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं समझे, बाकी आप तो खुद समझदार हैं। बाकी 10 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 6
1.65 कितना आएगा, ठीक है, इंटू 10 क्यों, ये एक आएगा तो इधर माइनस, इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर कर देंगे तो 0.615 हो गया। अब इसका अगर मानने हम चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.165 बाई, इसको डेसिमल को हटाएंगे 1000। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1/6 आएगा। आप करके देख सकते हैं अगर आपको बिलीव ना हो तो ये हो गया 1/6। ये क्या हुआ, वेट हुआ किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हुआ कहाँ पर, मून में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, WE है, WM है, M यानी मून, वेट ऑफ एन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब WE वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो यह होता है 1/6। अब कैसे होगा, तो आप अगर किसी को भी आप चाहें तो आप उसको बता सकते हैं कि कैसे होगा, आप उसको ये बना के बताइए जो भाई ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे होता है, ठीक है, अब वो संतुष्ट हो जाएगा। वेट ऑफ एन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इंटू इट्स वेट ऑफ द अर्थ, इसको मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 1 को। तो ये हुआ वेट का मान निकालने हम ये मून में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने सीखे, ठीक है, कितना होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर 600 क्विंटल का अगर सामान ले जा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी ले जा रहे हैं, मून में ले जा रहे हैं, तो उसका वेट कितना होगा वहाँ पे 100 यानी 1 क्विंटल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर रहा। तो चलिए आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, चलो उसको तो हम समझ लिए। अब फिजिक्स में तो सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत नॉमेरिकल भी देखना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स का जो है मेन पार्ट है 2 है। एक का तो फिजिक्स मेनली फिजिक्स का एक ही ब्रांच है, इसका 2 पार्ट है, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है नॉमेरिकल। हम लोग तो थ्योरी वाला पार्ट देख लिए, जहाँ तक कि खासकर किसी भी फॉर्मूला की तरफ अगर नज़र करेंगे तो एक थ्योरी लेंगे और एक नॉमेरिकल लेंगे। बाकी आप लोग नॉमेरिकल बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं। और उसमें हम अपना इंस्टाग्राम का भी ID वहाँ शेयर किया हुआ है, इंस्टाग्राम का नहीं टेलीग्राम में, जहाँ भी हम लोग बातचीत डेली लगभग करते रहते हैं। तो आपका अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में भी आप जाके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉमेरिकल तो हो गया, ये सॉरी थ्योरिकल तो हो गया, अब नॉमेरिकल की बात रही। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हुए हैं, ऑफ एन द ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन्स, ठीक है, विच मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 कितना माना 10 न्यूटन। कहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि किसी भी वेट का जो मान, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मान 10 न्यूटन है, कहाँ पे अर्थ में, ठीक है। व्हाट कुड बी द इट्स वेट व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑन द मून, यानी इसका मान क्या होगा मून में, अब किस में है, अर्थ में, ठीक है, अर्थ में वो 10 न्यूटन है, तो उसका मान इसमें क्या होगा, क्या कहता है मून में क्या होगा। तो हम लोग क्या अभी पढ़े 1/6 वाला पढ़े ना, तो उसको सीधे 10 से डिवाइड दे दो, क्या कहता है ये 10 को 6 से डिवाइड दे दो, सबसे शॉर्ट फॉर्मूला। इसको किसी कॉपी या किसी चीज़ में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई अगर इस तरह का दिया हुआ है तो उसको डिवाइड दे दो, या फिर ये अगर दिया हुआ है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन दिया हुआ है, इसका वेट कहाँ पे मून में है 10 न्यूटन, तो उसको पूछ रहा है कि वेट इसका इसमें अर्थ में क्या होगा। तो सीधी सी बात है 10 × 6 यानी 60 न्यूटन, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर अर्थ में पूछेगा अर्थ में उसका वेट क्या होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और वही पूछेगा कि मून में क्या पूछेगा उसको ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लिखे कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, बाकी 1/6 × 10 ये तो फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़े थे, वो लिखे WM इज इक्वल टू 1/6 × WE क्या हुआ है 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन इज इक्वल ये हुआ, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका ये क्या कहता है वैल्यू निकालने सीखे, किसमें मून में, किसका वो किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ठीक है, आगे है करंट एंड प्रेशर। तो ये है आगे करंट एंड प्रेशर। तो इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं है,
ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर और क्रस्ट को समझाने से पहले फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन एक थंब है, इधर से प्रेस करेंगे और इधर से प्रेस करेंगे, ये दोनों तरफ से अगर प्रेस करेंगे तो ये फोर्स किधर आएगा? फोर्स इसका कहाँ लगेगा? मिडिल में लगेगा, सीधे लगेगा। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ये तो सबको पता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल में। यहाँ से अगर किसी भी चीज़ ऐसे दबाएंगे तो ये सीधा जाएगा ना, ये तो टेढ़ा बेगा नहीं होगा। ये जो सीधे जा रहा है इसी को बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, ये सीधे जाएगा तो इसको बोलते हैं क्रस्ट। दोनों तरफ से दबा है तो इधर से भी और इधर से भी, तो क्रस्ट किधर हो? सीधे परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा याद रखना, क्रस्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसमें जो जितना एरिया में लगा, फॉर एग्जाम्पल कितना एरिया लिया, ये जो इतना एरिया लिया तो इसी को बोलते एरिया बाई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्रस्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर। अब क्रस्ट तो समझ में आ गया, जो परपेंडिकुलर होता है उसी को क्रस्ट बोला जाता है, ये जो सीधा है इसको परपेंडिकुलर है, इसको क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अब बोला जाए फोर्स, ये प्रेशर क्या है, ठीक है। अब प्रेशर क्या है कि ये यहाँ से तो दाब लगा है, प्रेशर लगा है, तो यहाँ जो जितना फोर्स लगा, ठीक है, जितना फोर्स लगा जितना एरिया में, उसको डिवाइड कर दो, उसी को बोलता प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लिख दिए, ये तो क्रस्ट हो गया। अब तो क्रस्ट समझ में आ गया, कोई तो अब गलती नहीं होगी क्रस्ट में। अब प्रेशर की बात आती है। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर क्या है? एक फोर्स है जो कि जो प्रेशर क्या है कि डिफाइन करता है फोर्स को, जो कि उसका यूनिट एरिया पे, ठीक है। तो प्रेशर के इसका दूसरा भी, इसको चाहे इसको लिखो या फिर ये भी लिखो कि प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द क्रस्ट एक्टिंग द सरफेस ऑन द पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, इसका हम देखो, हम लोग यहीं से इसका फॉर्मूला बनाने सीखते हैं। प्रेशर पूछ रहे हैं, प्रेशर के फॉर एग्जाम्पल इसको मारे, लगा, ठीक है, प्रेशर लगा, एरिया की फोर्स कितना लगा, जितना दाबे जितना फोर्स लगा और जितना एरिया में लगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, ये प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। एरिया इज इक्वल, इसको फोर्स को किससे ये करते हैं, डिनोट करते हैं, एन से। क्यों ये एन? क्यों? क्योंकि ये न्यूटन साहब ने दिया था, उसका मान रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए हम लोग एन से फोर्स को हम लोग न्यूटन से करते हैं, ठीक है। तो एरिया उसी तरफ से, अब एरिया किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। तो इसको न्यूटन, बट एरिया को किससे हम ये करते हैं, मीटर से, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया, ये यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन भाई, ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसी को प्रेशर इज इक्वल टू हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर को ही, ये प्रेशर कौन, इसके प्रेशर के बारे में कौन बताया? ये पास्कल ने, भाई साहब ने बताया था। ये क्या भाई, ये भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है, ये ब्लाइस पास्कल, ये उसी का नाम है, ब्लाइस पास्कल। तो उसी को, अब उसको याद रखने के लिए हम लोग पास्कल को किससे, पीए से सूचित करते हैं। ये पीए शॉर्ट नेम हो गया, ये फोर्स हो गया। तो फोर्स का अगर कोई पूछेगा ऐसा ही यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे, ये सॉरी प्रेशर का बोलेगा कि ऐसा ही यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद हो गया। अब देखो, ये इतना ही तक नहीं है, इसको अगर याद रखोगे तो आगे 10th में भी काम आएगा, इंटर में तो बहुत काम आएगा। इंटर में बहुत हर जगह इसका लगभग इस्तेमाल होगा, इस छोटे फार्मूला का। तो उस समय हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इसको भाई ये फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब ई कहाँ से आया। तो इस तरह का अगर समझाएंगे तो फिर उसमें फिर लेट हो जाएगा, इसलिए अभी से बेसिक से ही मतलब इसको याद रखना और समझना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आगे हम लोग का एक टॉपिक था जो था कि प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड को आगे बताने, तो ये फ्लूइड क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या है कि फ्लूइड का मतलब होता है कि कोई भी तरल पदार्थ, ठीक है,
अब तरल पदार्थ यानी पानी हो गया। इस तरह का चीज़ में क्या होता है कि उसमें जो प्रेशर होगा उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो दिस सब्सटेंस विच कैन बी फ्लूड इजीली ऑल लिक्विड एंड गैसेस एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, ये पॉइंट है सर, ये कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है जो चाहे वो गैस हो या फिर ये लिक्विड हो, उसमें जो प्रेशर होगा ना वो फास्ट काम करेगा एकदम इजीली, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। तो ये पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसको, ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर बुओयेंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल क्या है, इसका डेफिनेशन, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड बुओयेंसी फोर्स, ठीक है। यानी किसी भी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। कोई भी डूबी हुई चीज़ है उसको जो ऊपर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर जो धकेलेगा, उसको क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो इसको आगे हम समझने के लिए हम देखते हैं कैसे उसको समझने का थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। ड्यू टू द अपवर्ड बुओयेंसी फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू द लेस देन द लिक्विड इन द एंड देन इट्स एक्चुअल वेट इन द एरिया। मतलब उत्प्लावन बल के कारण ही नाव चलती है। क्योंकि ये उत्प्लावन कहाँ, पानी में नाव किस में चलती है, पानी में। यानी पानी में जितना नाव का पृष्ठ जितना चौड़ा होगा वो उतना नीचे नहीं डूबेगा, ठीक है। लेकिन जबकि सुई का जो नोक है, सुई जो है वो जल्दी डूब जाती है। क्यों डूबती है, क्योंकि उसका सुई का जो ये नोकीलापन है, उसका जो पृष्ठ है ना वो बहुत छोटा है, नाव की अपेक्षा बिल्कुल भी छोटा है। तो उसी के कारण अब नाव का जो पृष्ठ क्या है, नीचे वाला जो सतह है वो क्या है, वो सरफेस क्या है, वो चौड़ा है, इसी के कारण वहाँ रह जाती है। तो यहाँ की लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे कि कोई भी वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरिंग जो उसका लेस देन वेट होगा, वो जितना एरिया वो लेगा वो उतना ही उतना ही मतलब रह सकता पानी में, ठीक है। इट्स एक्चुअल वेट इन द एरिया। तो इसको बोलते हैं अपक्रस्ट। एक होता है, तो ऊपर जो पानी के ऊपर जो क्या कहता है, वो पानी के ऊपर जो धकेलता है, ठीक है, ऊपर वाली सतह को, तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। कोई भी वाटर ये नाव, पानी चाहता है कि ये नाव ऊपर ही रहे, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये सरफेस है नीचे का ये चौड़ा है, चौड़ा होने के कारण ये पानी ये डूबता नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर एक ग्लास में वाटर ले लेते हैं, अब इसमें एक पिन डालते हैं, ठीक है, तो ये जल्दी से अंदर डूब जाएगा। क्यों, इसका जो पिन का जो ये पृष्ठ है, सरफेस है, वो बहुत छोटा है, तो इतना छोटा है कि वो पानी में ठहर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ऊपर जो यहाँ जो ऊपर जो ये तैर रहा है, तो इसको ये नीचे से वाटर फोर्स लगाता है, ठीक है, ये तुम ऊपर ही रहो भाई। अब ये है कि इतना छोटा है कि इसको फोर्स नहीं लगा पाता वाटर, तो ये जो ऊपर जो फोर्स लगाता है इसको बोलते हैं अपक्रस्ट, ठीक है। ऊपर यहाँ जो फोर्स लगा इसको बोलता है अपक्रस्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में तो आगे लास्ट और सिंपल टॉपिक है जो, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। इट इज़ द फोर्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है। अब बोलते हैं कि डेंसिटी घनत्व क्या है, ठीक है। तो घनत्व क्या है, बोला कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का जो जितना डेंसिटी होगा और वाटर का जो जितना वाटर का डेंसिटी होगा उसका रेशियो को ही बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का सहारा लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर इज 10.8 है, ठीक है। कोई रिलेटिव डेंसिटी किसका, सिल्वर का डेंसिटी कितना है, 10.8 है। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज
10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका किसका वाटर का डेंसिटी कितना दिया हुआ, 10 पर पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बोला कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट, ठीक है। तो सिल्वर का डेंसिटी क्या होगा, तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना है 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब। अब सिल्वर का डेंसिटी क्या है 10 पर पावर 8, वही सिल्वर चीज़ है, इसका डेंसिटी है, ठीक है। तो हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि डेंसिटी इज इक्वल होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ठीक है। डेंसिटी का ये फार्मूला लेते हैं, तो सब्सटेंस की जगह क्या है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर एंड वाटर है। ये सबसे ज़्यादा, तो चलिए सिल्वर, इसको हम लोग क्या निकालना है, किस चीज़ का निकालना है, सिल्वर का निकालना है, ठीक है। इसको डिवाइड किए, इसको इधर किए, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ये रिलेटिव डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी कितना किसका, सिल्वर का, ये कितना 10 पावर 8 सिल्वर में होगा, रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर से, इसको आगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका 10 × 8 अब इंटू, तो इसका डेंसिटी का रिलेटिव डेंसिटी का ये है SI यूनिट क्या हुआ। अब पूछ रहा है इन SI यूनिट में क्या हुआ kg पर मीटर क्यूब। इसको याद रखना, किसी भी SI यूनिट को याद रखना, आगे नहीं तो फिर याद करना पड़ सकता है इंटर में और मैट्रिक में भी हल्का बहुत, थोड़ा बहुत। तो इसका डेंसिटी क्या हुआ 10⁸ अब यहीं पर अगर पूछ देता है कि यहाँ चलो सिल्वर का डेंसिटी दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। अब वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, अब इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 2 मीटर, सॉरी 2 kg। तो कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। इसको इधर आता है, ये इससे डिवाइड हो जाता है। तो यह था आज का फुल टॉपिक, जो कि तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। फिर आगे नया टॉपिक पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स आज ख़त्म हो गया, तो आज फिर अगले क्लास में हम लोग फिर नया चैप्टर पकड़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।